गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर साइकोलॉजी का सोशियोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है और आपके करीबन 27 चैप्टर हैं। और इसमें मेनली जो है वो थ्योरी है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चैप्टर है 8 चैप्टर, उसमें संविधान के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, लेकिन उसके अंदर देखें तो उसके अंदर पूरा संविधान की बात कह दी है। उसमें निर्माण की कैसे निर्माण हुआ, कहाँ से स्रोत लिए हैं, विदेशी स्रोत और संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। मतलब एक पूरा पॉलिटी का मोटा आउटकम होता है ना, वो पूरा दिया हुआ है। और उसके अलावा बाकी मेनली थ्योरी है जो कि आपको समझने के बेस पे है। लेकिन उसके अलावा और देखिए, ये चीज़ याद रखिए कि जिस पेपर में जो है ये इस तरह की थ्योरी ज़्यादा होती है ना, ये तब ज़्यादा यूज़फुल हुआ करता था जब क्या बोलते हैं रिटन हुआ करता था, तो लिखे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसमें अब एमसीक्यू बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है और इसमें गिने चुने एमसीक्यू आते हैं और ऐसे जो वन लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा कमांड रखिए, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए, जिसमें थ्योरी ज़्यादा होती है उसमें डेफिनेशन भी भर भर के आती है। इसमें आपको डेफिनेशन भर भर के मिलेंगी, तो प्लीज़ डेफिनेशन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि बुक से आपके अपने लाइब्रेरी से परचेज़ किया, लाइब्रेरी से इशू करवा लीजिए वो, और उसमें डेफिनेशंस को पढ़िए, ठीक है। कीवर्ड्स के तरीके पढ़िए, मैंने पहले ही बताया है कि कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए आप करें और फिर आपको डेफिनेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, शिक्षा का समाजशास्त्री आधार। इसी समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, तो इंग्लिश में से सोशियोलॉजी बोला है, ठीक है। सोशियोलॉजी इंग्लिश में बोला है, जिसमें सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, ठीक। चलिए, अब शाब्दिक अर्थ के रूप में देख लीजिए क्या है। समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र बोलते हैं। समाज का जो शास्त्र है वो समाजशास्त्र है ना। समाज से तात्पर्य क्या है, समाज से जो तात्पर्य है वो है सामाजिक बंधनों का जाल, ठीक है। जो व्यक्ति सामाजिक बंधनों से बंधा रहता है उसी को समाज कहा गया है, ठीक है। क्यों, मनुष्य समाज में निवास करते हैं ना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, या कहें अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक संबंधों से गुथे होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से सामाजिक बंधनों से गुथे होते हैं। ये देखो, ये बन सकता है ना कि सामाजिक प्राणी किस तरह से गुथे हुए हैं, मतलब कैसे संबंधित हैं, या अंतःक्रिया करके, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। इन संबंधों का सामाजिक संबंध या समाज कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वो आदान प्रदान करते हैं, कुछ लोग जैसे व्यक्ति विशेष की बात कही है ना, तो हम लोग तेल इराक वगैरह से ले लेते हैं ना, ईरान से, तो और हम अपने जो गुड्स हैं वो उनको देते हैं, है ना। तो इससे कहीं ना आदान प्रदान हुआ ना, तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग एक सामाजिक बंधन में बने हैं हमारे आस पड़ोस के। और इंडिया में तो सब सामाजिक बंधन है, जो कोई मिलता है भाई बहन चाचा अंकल हैं बाबा, इस तरह से संबोधित करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें किसी न किसी सामाजिक बंधन या अंतःक्रिया से जुड़े होते हैं, उसे समाज कहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध से है, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी समाज के अंतर्गत सीखेंगे वो सब विषय वस्तु बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में समाजशास्त्र क्या है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वय, ठीक है। मतलब क्या कि जो समाज में शिक्षा है और समाज के आउटर जो भी हम लोग समाज को जानते हैं, वो सारी की चीज़ें शैक्षिक समाजशास्त्र में आते हैं। अब मोटा मोटा ये समझिए कि हमें क्या करना है, हमें समाज के बारे में जानना है, समाज की पूर्ति के लिए हर काम करना है, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ऐसे मानिए समाजशास्त्र मानव प्राणियों के लिए, है ना, वो सर्वोपरि है ना। चलिए, अब देखिए समाजशास्त्र के जन्मदाता देखो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो जॉर्ज
पेनी, ठीक है, जॉर्ज पेनी है, और इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, ठीक है। ये बुक्स भी बहुत पूछ ली जाती हैं, ठीक है। शैक्षिक समायोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं, देखिए क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज़, समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समाज की आवश्यकता की पूर्ति और समाज की जो भी उद्देश्य हैं, मतलब समाज के जो भी रीति रिवाज चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। तो मतलब समाज के अकॉर्डिंग जो है हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जिसमें आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न हो, यानी कि ग्रो करे, है ना। जैसे व्यवसायिक शिक्षा होती है ना, तो व्यवसायिक शिक्षा देने से क्या होता है, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा, है ना। सांस्कृतिक क्या होता है, पाठ्यक्रम में हम ऐसे रीति रिवाज भी डालें जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगा, है। जैसे रीति रिवाज हो गए, कुछ नियम कानून हो गए जो संस्कृति से रिलेटेड हो गए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसी प्रवृत्तियों का शिक्षा का साधन मानते हुए करें, ठीक है। मतलब ये साधन है, ये सारे क्या हैं, ऐसे साधन हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, अचीवमेंट पाते हैं समाजशास्त्र के उद्देश्यों का, ठीक है। सामाजिक प्रकृति को ध्यान में रखकर विद्यालय कार्य करे, मतलब विद्यालय जो कुछ भी करे वो इस बिहाफ पे करे कि समाज का विकास हो, ठीक है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान विधि का प्रयोग करें। अनुसंधान का मतलब बेसिकली खोज विधि हो जाता है, रिसर्च के द्वारा करें, है ना। क्यों, पहले उसको देख लें, जांच परख लें कि हाँ भाई ये उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बाद अप्लाई करें, है ना। अब किन के उद्देश्यों के, ये समाज के उद्देश्यों के लिए। यहाँ डायरेक्ट पूछ सकता है कि वह कौन सी सर्वोत्तम विधि है जिसमें संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, तो कौन सी है, अनुसंधान विधि है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं लिखते टाइम पे कुछ भूल गया था ये उद्देश्य, तो ये उद्देश्य यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखिए, प्रजातांत्रिक विचारधाराओं का समझना। देखो, जब समाज है ना, समाज में हमेशा प्रजातांत्रिक माहौल रहे तो ज़्यादा बेहतर मानते थे ये लोग, है ना। लोकतांत्रिक, आप लोग मतलब लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक चीज़ें आप समझते हो, और कहीं ना कहीं मैंने ये भी बताया था कि किस तरह के शिक्षण होते हैं। एक तंत्रात्मक होता है, प्रजातांत्रिक परंपरागत, और दूसरा होता है क्या नाम है, मुक्त, और तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित, है ना, बताया था। तो उसी में ये है कि जो है बच्चों में प्रजातांत्रिक विचारधाराओं का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सभी की मतलब सभी प्रकार की भावना, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोई बात नहीं कही गई है। शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है, नैतिकता का विकास करता है, सभ्यताओं को जान सकें ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, और ऐसे ही इनके समाजशास्त्र के उद्देश्य हैं कि हम अपनी सभ्यता को जान सकें। जैसे वही रीति रिवाज वगैरह होते हैं ना, जो परंपराएं, रीति रिवाज, है ना। बालक में सभी के कल्याण की भावना हो, मतलब इस बालक में जो है सभी के कल्याण की भावना विकसित करे, इस तरह का हमें शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, और ऐसे ही शिक्षा के उद्देश्य भी होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। शैक्षिक शिक्षा समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो एक है शिक्षा और समाजीकरण, ठीक, दूसरा है शिक्षा और संस्कृति, तीसरा है शिक्षा के माध्यम से समाज की अक्षुण्णता। देखिए अभी सबरे बता देते, बस एक बार पॉइंट देख लो। शिक्षा और संस्कृति का प्रसारण, शिक्षा और सामाजिक संस्कृति परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक निर्धारक, और एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पाठशाला, सामाजिक अंतःक्रिया और शिक्षा की औपचारिक अनौपचारिक संस्थाएं, ठीक, ये है पॉइंट। ये बेसिकली सारे पॉइंट क्या कहते हैं कि शैक्षिक जो समाजशास्त्र है वो कहाँ वर्क करता है, ठीक है। समाजीकरण, है ना, सोशलाइजेशन करता है, संस्कृति को मतलब बढ़ावा देता है, हस्तांतरित करता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, समाज की अक्षुण्णता क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से हम समाज की अक्षुण्णता बनाए रखते हैं। समाज की अक्षुण्णता का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं अमरता,
मतलब अमर, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं भय से मुक्ति, है ना। अब देखिए क्या होता है, एक ऐसे समझिए कि कोई भी देश या कोई भी समाज अगर अपने, वो अक्षुण्ण तब रह सकता है, कोई भी देश या समाज अक्षुण्ण तब रह सकता है जब उस समाज में जाति, भेदभाव और इन सब चीज़ों को अस्वीकार किया जाए, मतलब सभी लोगों को समान रखा जाए, तो वो देश अमर हो जाएगा, अक्षुण्ण हो जाएगा। आई होप अब समझ गए होंगे कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज को कैसे अक्षुण्ण बना सकते हैं। तो वही है, शिक्षा के माध्यम से सभी को भेदभाव को ख़त्म करना, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति का प्रसारण, संस्कृति का जितना हो सके प्रसार करें, है ना। सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जैसे एक टाइम पीरियड पे था सती प्रथा, फिर आया आपका वो बालक वाला, है ना, जल्दी शादी हो जाती है, बाल विवाह, है ना, और विधवा, विधवा को मतलब सती प्रथा उसी के अंदर है। फिर विधवा पुनर्विवाह हो गया कि हाँ भाई जो भी हो जाते हैं, मतलब जो भी महिला विधवा हो जाती हैं तो उनको दोबारा उनको जीवन देने का। तो क्या किया हमने, अपनी संस्कृति में कहीं ना कहीं क्या किया, परिवर्तन किया, है ना। तो वो शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों ने इसको जाना। सामाजिक निर्धारक, मतलब समाज में कुछ लिमिटेशन डाल दी जाए कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, 3 तलाक है ना, तो एक निर्धारक ही तो सेट कर दिया कि अब ये गलत है, और 377 बोले तो कहते अब ये सही है ना। तो वो निर्धारक शिक्षा के द्वारा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी को देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जब समाज परिवर्तन करता है ना, तो हर इंसान को हर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आती और वो विरोध करता है, और किसी किसी को समझ में भी आती है ना, तो वो जिनको समझ में नहीं आती है वो विरोध करता है। फिर एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पाठशाला होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया और शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं, ठीक। ठीक है, देखिए मॉर्निंग में डिस्टरबेंस तो थोड़ा होता ही है। सामाजिक अंतःक्रिया और शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक जो है संस्थाएं, मतलब समाज के साथ हम जो भी अंतःक्रिया करते हैं वो अनौपचारिक संस्थाएं भी हो सकती हैं और औपचारिक संस्थाएं भी। देखो एनजीओ वगैरह होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका अनौपचारिक है ना, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं कि नहीं है एनजीओ, तो वही है ये, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जो ये शिक्षा के जितने भी बिंदु इन्होंने बताए हैं, इन्होंने कहा है कि ये मिश्रित तथा प्रयुक्त समाजशास्त्री ही हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, ये एक विज्ञान नहीं है, ठीक। कैसे विज्ञान नहीं है, इन्होंने ये कहा था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र, देखो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है समाजशास्त्र का एक प्रॉपर अर्थ जो है, किसी भी समाजशास्त्री ने एक, सबने अपने अलग अलग दिए, कोई एक मत नहीं हुआ, तो इनको परिभाषित करना सबने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन किसी ने एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट या एक्चुअल थ्योरी नहीं दी है, ठीक है। अपने अपने विचार वगैरह दे दिए। तो उन्होंने वही कहा है कि ये जो भी क्षेत्र है ये विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, मतलब ये कैसे हैं, मिश्रित तथा प्रयुक्त समाजशास्त्र है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड और क्या बोलते हैं, मिश्रित हैं, ठीक है। अब वो सॉरी अप्लाइड, प्रयुक्त मतलब अप्लाइड समाजशास्त्र हैं, ठीक है। मतलब अप्लाई कर दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, है ना। उस पर विज्ञान में क्या होता है कि भाई एक पहले सोच बनाई, उसके बाद वैसे तो होना चाहिए एक तरीके से, लेकिन जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे ही परिवर्तन होते हैं, एकदम से कोई वो जब एकदम से चेंजमेंट हो जाते हैं वो तो क्रांति की वजह से हो जाते हैं, है ना। लेकिन समाज में अगर कोई परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे ही आता है। कोई भी परिवर्तन हो, जैसे कोई कुप्रथा थी, वो चेंज होने के लिए एक बहुत लंबा टाइम पीरियड उसने लिया, है ना। चलिए अब बात करते हैं, कहाँ थे,
हाँ, देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है इसको ज़रा समझिए। ठीक है, ये एक हेडिंग है। देखिए क्या है, मूलतः शिक्षा शास्त्र का अंग था। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, जो भी शिक्षा की जो भी अलग अलग शाखाएं हो सकती थी, जैसे विज्ञान के द्वारा संज्ञान के द्वारा सिखाना, व्यवहार के द्वारा सिखाना, ये हो गया समाज के द्वारा सिखाना, तो उसी का एक अंग हुआ क्या, समाज। ठीक, चलिए मिश्रित तथा प्रयुक्त समाज था, जो कि मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या है, बहुत कुछ जोशीली भाषा का विषय है। इसमें किसी तरह का कोई विज्ञान की प्रक्रिया तो की नहीं गई है। इसमें क्या हुआ कि किसी ने जैसे जो है क्या नाम है, राजा राम मोहन राय ने अपना भाषण या अपने व्यक्तित्व को मतलब प्रयोग करके लोगों को प्रभावित करके ये सती प्रथा बंद करवाई, है ना। और क्या नाम है, ऐसे ही बाल विवाह जो है बंद करवाई, और विधवा पुनर्विवाह जो है वो शुरू किया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जोशीले स्वभाव की वजह से कर पाए, ना कि अगर इन्होंने ये नहीं सोचा है कि इस पे कोई कॉन्सेप्ट दे दें या थ्योरी दे दें, ऐसा कुछ नहीं था। और वो जो भी परिवर्तन होता है वो व्यवहार के द्वारा होता है, ना कि जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड या थ्योरी की बेस्ड। तो यही कहा गया है कि जो आपकी जोशीली भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ यानी कि कॉन्सेप्ट की बात करें या विश्लेषण यानी कि थ्योरी की बात करें, तो ये इस पे आधारित बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए इस क्षेत्र का अधिकांश शिक्षण अव्यवस्थित था। सही बात है, इसमें एक तरीके से नैतिकता या समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने की चीज़ें, या फिर कहें कि समाज की आवश्यकताओं के बारे में बात कही गई है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप नहीं है। कहीं पे कुछ दे दिया है और कहीं पे कुछ दे दिया है ना। तो जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक हो, मैथ का हो गया और साइंस का हो गया या इंग्लिश, इवन इंग्लिश एक परफेक्ट एग्जांपल है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पहले उसको वर्णमाला सिखाई जाती है, फिर क्या नाम है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण, एक रिदम होती है ना, एक सीक्वेंस होता है ना, इसमें वो सीक्वेंस नहीं पाया जाता है। वो इसलिए कहते हैं ये अव्यवस्थित है। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्री अधिकांश व्यवहारिक था। देखो ये मैंने पहले ही कहा है कि जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र में आपको बेसिकली व्यवहार के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है, व्यवहार से ही सिखाया जा सकता है, किसी कॉन्सेप्ट या थ्योरी को लेके नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी ने महान विद्वान ने ये कहा था, और मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था, महान विचारक थे कोई, उन्होंने ये कहा था कि जो है नैतिकता जो है वो आपकी व्यवहार के द्वारा सिखाना चाहिए, मतलब उस तरीके के व्यवहार करना चाहिए, ना कि उसको कहानी या फिर क्या बोलें कोई महापुरुष की कहानी सुना दी या किसी को प्रेरित कर दिया, मोटिवेट कर दिया, है ना। वैसे नहीं, अपने अंदर से व्यवहार जगाओ, फिर बच्चे व्यवहार करना सीखेंगे, और बच्चे व्यवहार करने में एक बार आदत आएगी, मतलब एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे, रिपीट होता रहेगा, फिर आदत पड़ जाएगी, तो वो कैसा होगा, अधिक व्यवहारिक होगा। मतलब समाजशास्त्री कैसा है, अधिक व्यवहारी है। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र का महत्व। तो क्या होता है, पाठशाला तथा समुदाय में सामंजस्य स्थापित करना, सबसे पहला पॉइंट, कि समाज में जो भी होगा उसके उद्देश्य हो या फिर उसकी आवश्यकताएं हो या कुछ भी हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है विद्यालय कार्य करेगा, और उसी की तरह पाठशाला उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करेगी। ठीक है, चलिए पाठशाला को क्या कहा गया, लघु समाज। ठीक, चलिए कहाँ थे, हाँ, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, वही है ना कि समाज के क्या क्या उद्देश्य हैं, उसी शिक्षा में शिक्षा के द्वारा उनका निर्धारण करना। शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र में ये क्या करते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र में सबसे तो पहले क्या करते हैं कि कोई भी समस्या है उसको वो लोग ढूंढते हैं और जानते हैं कि ये समस्या क्यों आई फिर जानते हैं कि ये समस्या क्यों आई, और जब वो उस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग
निर्धारण करते हैं। जैसे अभी जो है बाल केंद्रित शिक्षा को मोटिवेट किया जा रहा है ना, FLN लगाया जा रहा है, निपुण भारत चलाया जा रहा है कि एटलीस्ट बच्चा इस टाइम पे निपुण बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, आप लोगों ने देखा होगा। BTC वाले बहुत ज़्यादा जो है जो टीचिंग में उसको अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें क्या है बेसिकली हर एक बच्चे को कम से कम लिखना और गणना करना इतना तो आना ही चाहिए, है ना। साइन कर ले, है ना, और गणनाएं कर ले, इतना तो बेसिक लेवल का आना ही आना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि समाज के पहले समस्या आई कि बहुत से बच्चे ऐसे रह जाते हैं। फिर उन्होंने एक वो निकाला, क्या नाम है, निपुण का एक कॉन्सेप्ट निकाला और उससे फिर इन्होंने इसको अप्लाई किया। ठीक है, तो ये व्यवहारिक भी हुआ है ना। तो आई होप आपको ये पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये बेसिकली पूरा का पूरा आपका थ्योरी बेस्ड है ना, तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो छोटे छोटे पॉइंट आते रहते हैं, जैसे ये रहा, है ना, ये रहा जॉर्ज पोनी अनुसंधान विधि, है ना, और ये कैसा है, ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बेस पे नहीं है, सिर्फ जोशीली व्यवहार पे है। इसका जो शिक्षण है वो अव्यवस्थित है ना, अधिक व्यवहारिक है और सामंजस्य होता है और लघु समाज कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ मोटा मोटा देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक चैप्टर में 10 या 12 पॉइंट ही निकल के आएंगे, वही आप लोग पढ़ लीजिए और उसी से जो है बेसिकली क्वेश्चन बन जाएंगे। और कहाँ से बनेंगे, है ना, और थ्योरी से भी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि थ्योरी से नहीं बनेंगे, लेकिन थ्योरी से बनने वाले सवाल जो होंगे वो आपके जो है IQ पे डिपेंड करेंगे। और जो है अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो तो याद करने पड़ते हैं ना, लेकिन ये थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद करने नहीं पड़ते। वो डेफिनेशन, वो क्या बोलते हैं, वो आपकी कॉन्सेप्ट, वो सॉरी कॉन्सेप्ट यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जैसे अब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है तो आप समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र से आपका मतलब तात्पर्य क्या है। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट तैयार करे होंगे तो आप वो वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन ईजी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं और क्लास 2 के साथ, और आपकी ये दोनों पेपर कंप्लीट हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके।